वेलकम अगेन। पीवाईक्यू सीरीज का हमारा तीसरा लेक्चर है। हम लोग प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए डी एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक पे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा पैटर्न क्या है, हम किसी एक चैप्टर के एक टॉपिक को उठाते हैं और उस पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आप लोग को दोनों लेक्चर देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं क्योंकि 25 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके पहले। क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है द मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज। बहुत आसान सवाल है। ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्नीज होता है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। इसका मतलब हुआ कि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन 3d5 से जा सकते हैं। इस तरीके से मैग्नीज +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकता है। ये बहुत इजी सवाल था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 27 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द आयन अमंग टाइटेनियम 2+, वैनेडियम 2+, कोबाल्ट 3+ एंड क्रोमियम 2+ दैट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये 4 आयंस दिए गए हैं। इन 4 आयंस में से हमको उस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन कहाँ पे? एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इन चारों आयंस में से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद हमको उस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन सब आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 3d2, 3d3, 3d6 और 3d4। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करके टाइटेनियम हमेशा टाइटेनियम 4+ में जाना चाहता है, वैनेडियम भी वैनेडियम 4+, वैनेडियम 5+ में जाना चाहता है। ठीक है, वैनेडियम 2+ इलेक्ट्रॉन को लूज करके वैनेडियम 5+ में जाना चाहता है, लेकिन क्रोमियम इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्रोमियम 3+ में जाना चाहता है। यहाँ तक बात समझ में ना? मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो सब के सब क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब हुआ टाइटेनियम 2+ से 4 इलेक्ट्रॉन के निकलने का मतलब हुआ कि 3d 0 हो जाएगा, और जो टाइटेनियम का 4+ होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसा हो जाएगा। आई बात समझ में? और आर्गन क्या होता है? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट होता है, इनर्ट गैस होता है। ठीक है, तो टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम ये सब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, खासकर टाइटेनियम और वैनेडियम। आई बात समझ में? क्रोमियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा ये 3d3 में रहना भी प्रेफर करता है। आई बात समझ में? क्योंकि 3d3 इसका बहुत स्टेबल स्टेट होता है। मतलब अगर क्रोमियम पे 3+ आएगा तो क्रोमियम का जो 3+ होता है वो बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई बात समझ में? तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके आर्गन जैसा बनना चाहेगा। वैनेडियम 2+ ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आर्गन जैसा बनना चाहेगा। क्रोमियम का जो 2+ होगा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्रोमियम के 3+ में जाना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि 3d3 के बारे में बहुत बार बात हो चुकी है कि इसका CFSC बहुत हाई होता है। ठीक है, -1.2 डेल्टा O, और इसके साथ साथ इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। जब कोई लिगेंड आके क्रोमियम 3+ जोड़ेगा तो वो लिगेंड d ऑर्बिटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, Eg और T2G में। ठीक है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड यहाँ पे, एक अनपेयर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो T2G हाफ फील्ड हो जाएगा, और हाफ फील्ड जो होता है वो बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, क्रोमियम 2+ के केस में। इस वजह से ये और ये तीनों किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो एक बचा कोबाल्ट। हमेशा ध्यान रखना कि कोबाल्ट का 3+ स्टेबल ना होके कोबाल्ट का 2+ ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और चेंज हो जाएगा कोबाल्ट के 2+ में। यहाँ तक बात समझ में ना? ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो मैग्नीज और क्रोमियम से भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब KMnO4 से भी ज़्यादा होता है और K2Cr2 7 से भी बहुत ज़्यादा होता है। आई बात समझ में? जो KMnO4 का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 1.5 के आसपास होता है,
और क्रोमियम का K2Cr2 7 का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.3 के आसपास होता है, बट कोबाल्ट के 3+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 1.8 के आसपास होता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर हम कहें तो 1.8 वोल्ट होता है प्लस में। इसका मतलब हुआ कि इन चारों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा होगा, कोबाल्ट 3+ का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हमको पता करना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। साफ साफ दिख रहा है कि इसके 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसके 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। कैसे होंगे? अगर हम डी ऑर्बिटल को इस तरीके से फिल करें 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो म्यू एसओ हो जाएगा √4 4 + 2 4 + 2 6 6 4 जा 24 √24 √24 की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 4.89। है बस समझ में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4.89। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव द एबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ठीक है, 3 आयंस दिए गए हैं, टाइटेनियम 2+, क्रोमियम 2+ और वेनेडियम 2+। ठीक है, हमको ये पता करना है इन तीनों में से कौन डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान समझो। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब इन तीनों का ऑक्सीडेशन होता है। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं तो अगर इनका डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, ये H+ आयन आएगा डाइल्यूट एसिड से और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों ही तीनों डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर हम तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल का एग्जैक्ट डेटा लिखते हैं तो टाइटेनियम 3+, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.37 वोल्ट। ठीक है, और अगर हम वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम 3+2 वेनेडियम 2+, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.26 वोल्ट। ठीक है, अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का 3+, क्रोमियम के 2+ में चेंज होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा -0.41 वोल्ट। ठीक है, तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में, इसका मतलब हुआ कि तीनों ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी रखते हैं और ये तीनों के तीनों डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन 29 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है एमंग CrO, Cr2O3 एंड CrO3 द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। ठीक है, मतलब हुआ कि इन तीनों क्रोमियम के ऑक्साइड्स में से जो बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उन दोनों ऑक्साइड्स में से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसके बाद हमको उनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है और दोनों का सम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा बेसिक है और कौन सा एम्फोटेरिक है। ठीक है, जो लोग मेरा प्रीवियस क्रोमियम का लेक्चर देखे होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो ये CrO होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ये होता है एम्फोटेरिक नेचर का। हम बता चुके हैं इसके पहले, जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका जो ऑक्साइड होता है वो नॉर्मली एम्फोटेरिक नेचर का ही होता है। बस समझ में? और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। ये +3 है और क्रोमियम का बहुत स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और ये लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2+ है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 3d4, इसका कितना होगा? 3d3, और इसका कितना होगा? 3d0। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 3 होंगे। ठीक है, तो अगर हम दोनों की म्यूएसओ की वैल्यू निकालें, सबसे पहले किसका? CrO का। ठीक है, तो हो जाएगा √4 4 + 2। ठीक है, ये हो जाता है √24
और अंडर रूट 24 का होता है 4.898 के आसपास। आएगा समझ में। अगर हम Cr2O3 का निकालें तो इसका भी यूज हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2, ये आता है अंडर रूट 15, और अंडर रूट 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.872 के आसपास। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। इन दोनों का सम कितना आएगा 0, 7, 7 और ये 8। ठीक है, ये आएगा 8.77। बट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें कहा है कि 10⁻² के मल्टीपल में निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसको 10⁻² के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा 877 इंटू 10⁻², तो ये होगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। मतलब इन सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, अच्छे से पता होगा कि क्रोमियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 4s1 3d5, और जो मैग्नीज होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4s2 3d5। ठीक ना, इसमें कितने अनपेयर्ड होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 5। ठीक है, तो जो क्रोमियम है मतलब बी वाला वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जिसमें बी सबसे लास्ट में आ रहा है और वो है डी ऑप्शन। ठीक है, और सारा चेक करने की हमको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन ही सही होगा। अगर हम एक और चेक कर लें तो मैग्नीज आना चाहिए सेकंड नंबर पे, और मैग्नीज डी वाले में ही सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इससे कंफर्म हो जाता है इसका डी ऑप्शन ही सही होगा। या तो बात समझ आई। अगला क्वेश्चन 31 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें लिखा है एमंग VO2+ MnO4- and Cr2O7 2- the spin only magnetic moment value of the species with least oxidizing ability is। ठीक है, मतलब इसमें फिर से हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक, बट हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि इन तीनों में से सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी किसकी है। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में से सबसे तेजी से कौन सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर सकता है। आई बस समझ में। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो तीन आयंस आपको दिख रहे हैं, इसमें वेनेडियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैग्नीज हाईएस्ट में है, क्रोमियम भी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये किसी के भी कांटेक्ट में आएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, तो जिससे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे उसका ऑक्सीडेशन होगा और इन तीनों का क्या होगा, रिडक्शन होगा। आई बस समझ में, क्योंकि ये सब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं तो किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। हमको ये बताना है कि इन तीनों में से किसके इलेक्ट्रॉन खाने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आई बात समझ में। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे कि जो वेनेडियम के कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, बट हम वहाँ पे बात किए थे वेनेडियम के 2+ के केस में, और यहाँ पे वेनेडियम 5+ में है। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खाएगा। बट होता क्या है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट आते जाते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट आते हैं, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ठीक है, लेफ्ट से राइट आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जाता है। आई बात समझ में, मतलब जेड इफेक्टिव लगातार इंक्रीज करेगा, और अगर जेड इफेक्टिव लगातार इंक्रीज करेगा इसका मतलब हुआ कि उनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ रहा है, तो मैग्नीज के न्यूक्लियस का अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, मैग्नीज के इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद होगी क्रोमियम की और उसके बाद होगी वेनेडियम की। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में ही ना। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है और इसका सबसे कम होता है। ठीक है, अगर हम डेटा की बात करें तो जो Cr2O7 होता है इसकी इलेक्ट्रॉन को खाने की टेंडेंसी होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 1.33 वोल्ट। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा है। ठीक है, MnO4 की जो वैल्यू होती है वो होती है +1.51 वोल्ट, जबकि VO2+ का होगा, इसका होगा 1.00 वोल्ट प्लस में। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन खाएगा
उसके बाद क्रोमियम सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन खाएगा और सबसे कम इलेक्ट्रॉन खाएगा, सबसे कम स्पीड में इलेक्ट्रॉन खाएगा Vo2+। आई बात समझ में? तुमको मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है, ठीक। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32। The spin only magnetic moment value of MO4 2- is Bm, where M is a metal having least metallic radii among scandium, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड जिंक। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि ये जितने मेटल दिए गए हैं, हमको ये पता करना है कि इन सब में से सबसे कम मेटालिक रेडियस किसका है। ठीक है, और जिसका सबसे कम मेटालिक रेडियस होगा उसका हमको बनाना है MO4 2-, मतलब उसका ऑक्साइड बनाना है, टेट्रा ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, उसके बाद उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इसमें ये पता होना चाहिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिंक में सबसे लीस्ट रेडियस किसका होगा, मेटालिक रेडियस किसका होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिंक। ठीक है, जो लोग मेरा एटॉमिक रेडियस वाला लेक्चर देखे होंगे उनको अच्छे से पता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते जाते हैं, मैग्नीज तक रेडियस लगातार घटता जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आयरन, कोबाल्ट और निकिल। आयरन, कोबाल्ट और निकिल का रेडियस लगभग बराबर होता है। ठीक, उसके बाद फिर से क्या होता है, कॉपर का ज़्यादा होता है और जिंक का और भी ज़्यादा होता है। ठीक, ये होता है ऑर्डर रेडियस का। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमको पता करना है खाली इतने एलिमेंट्स में। ठीक, और इन सारे एलिमेंट से मैग्नीज का एटॉमिक रेडियस सबसे कम होता है। ठीक है, आप लोग बुक में खोजेंगे या फिर ऑनलाइन खोजेंगे तो आपको बहुत जगह अलग अलग डेटा मिलेगा। कहीं पे क्रोमियम का एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा बताया जाएगा, कहीं पे मैग्नीज का। ठीक है, बट जो ये बता रहे हैं मैग्नीज का एटॉमिक रेडियस बहुत कम होता है, ये सबसे ऑथेंटिक डेटा है। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं और कुछ मिलता है तो गलत होगा। आई बात समझ में? अगर हम लेफ्ट से राइट की बात करें तो लेफ्ट से राइट अगर हम आ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का होल्ड न्यूक्लियस से बढ़ रहा है। तो मैग्नीज तक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद कम होने लगता है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने लगता है, डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्चुअल डेटा लिखें तो स्कैंडियम को होता है 162, टाइटेनियम को होगा 147, इसका होता है 134, 128 और ये होता है 127। आई बात समझ में? तो सबसे कम मेटेलिक रेडियस होगा मैग्नीज का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मैग्नीज का ऑक्साइड बनाना है MnO4 2-। ठीक है, अगर ये MnO4 2- हो गया तो यहाँ पे मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को। इसमें कहा जा रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर is 3d9, copper 2+ is 3d9, whereas that of copper 1+ is 3d10, which of the following is correct। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है, इसमें कहा जा रहा है कॉपर 2+ इज लेस स्टेबल। ठीक, अगर हम इन चारों ऑप्शन को देखें तो ऐसा नहीं है कि कॉपर 1+ और कॉपर 2+ स्टेबल नहीं होते हैं, या फिर दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि ये जो कॉपर 2+ होता है ये एक्वा सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। आई बात समझ में? और इसका रीजन क्या है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अगर आप लोग को स्पेशली कॉपर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जाननी है तो पार्टिकुलरली कॉपर के ऊपर ही हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, 1-1.5 घंटे का होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वो आप लोग देख लेंगे तो कॉपर की सारी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसमें कॉपर 1+ कॉपर 2+ का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे से, डिसप्रपोर्शनेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, और उसके कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी लिखे हैं, उसको आप लोग जरूर देखें। ठीक है, बहुत अमेजिंग वीडियो है। तो कॉपर 2+ जो स्टेबल होता है एक्व सोल्यूशन में, ठीक है, वो रीजन इसका रीजन ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कॉपर 2+ की। इसको हम पानी में डालेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, जबकि कॉपर का 1+ जो होता है वो सॉलिड स्टेट में या फिर नॉन एक्वस मीडियम में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। आई बात समझ में? तो दोनों के दोनों स्टेबल होते हैं, बट सबका मीडियम अलग अलग होता है। ठीक है, सबका सराउंडिंग अलग अलग होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टिकुलर आयन स्टेबल होगा। तो जो पहला ऑप्शन दिख रहा है कि कॉपर 2+ कम स्टेबल है, गलत बात है। ठीक है, सी भी गलत होगा, कॉपर 2+ मोर स्टेबल। ठीक है, डी भी गलत होगा, 1 और 2 इक्वली स्टेबल है, गलत बात है। ठीक है, जो बी ऑप्शन दिख रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 1+ एंड कॉपर 2+ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट्स। ठीक है ना? तो ये जो कॉपर के सॉल्ट्स होते हैं, कॉपर 1+ और कॉपर 2+ के पास जो लिगेंड्स होंगे, ठीक है, वो लिगेंड्स दोनों की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? अगर हम इसकी बात करें कॉपर 2+ की, तो जो हार्ड लिगेंड्स होते हैं वो कॉपर 2+ को स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, हार्ड लिगेंड्स का मतलब हुआ जैसे F- या फिर ऑक्सीजन पे 2-। ठीक है ना, ये कॉपर के 2+ को स्टेबल बनाएंगे। जबकि जो सॉफ्ट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, वो कॉपर के 1+ को स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट लिगेंड्स मतलब I- और साइनाइड CN-। ठीक है, ये सब कॉपर के 1+ को स्टेबल बनाते हैं। आई बात समझ में? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 34 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप एमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो पहला स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। आई बात समझ में? जैसे हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का +6 ये लेस स्टेबल होगा। आई बात समझ में? इस टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ चुका है जिसको हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, और ये दोनों जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। आई बात समझ में? और अगर ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं, तो ये फट से किस में चेंज होना चाहेगा? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्रोमियम के +3 में चेंज होना चाहता है। अगर ये गेन करेगा इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इन तीनों में कंपेयर किया जाए कि तीनों में से बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो होगा क्रोमियम का +6। ठीक है, क्योंकि कम स्टेबल होता है। ठीक है, पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले अनस्टेबल होते हैं। रीजन होता है इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड्स। ये भी सही बात है, बट ये पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। देखो, जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है कॉपर 2+2 कॉपर, वो होता है +0.34 वोल्ट, और जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.00 वोल्ट। आई बात समझ में? ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर H+ और कॉपर 2+ दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो कॉपर के 2+ के इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में। आई बात समझ में? तो जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो जब तक इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो H2 में चेंज ही नहीं होगा। ठीक, दोनों में कंपटीशन होने लगेगा। हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए था वो खा लेगा कॉपर का 2+। ठीक है, जब तक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा H+ को, तो H2 में चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? इस वजह से कॉपर वीक एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकता। ठीक है ना, जिसका ऑप्शन कौन सा सही होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मतलब सी वाला। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन 35 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ए ट्रांजिशन मेटल M एमंग
स्कैंडियम, टाइटेनियम, एनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन हैज द हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब हमको ये पता करना है कि इन सब में से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है। उसके बाद जिसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी उसका M+ आयन बनाना है और उसके बाद उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आर्गन 4s1 3d5। ठीक है, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 3d5। आई बात समझ में? मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, बट ये 3d5 हाफ फिल्ड हो गया। अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, तो क्रोमियम का जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा बहुत ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। तो अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहें तो हो जाएगा √5 5+2। ठीक है, 5+2 हो जाएगा 7 और 7 5 35। ठीक है, आई बात समझ में? √35 की वैल्यू होती है 5.91। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5.91। ठीक, तो 3 लेक्चर सीरीज में अभी तक हम लोग 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इससे टफ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे CUET हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बहुत डिटेल में सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बाकी दोनों वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।